Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 24th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी. First of all, let's understand कि आज हमें कौन-कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले we'll talk about कि कर्नाटका ने रिसेंटली एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है. तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ इट हैज नॉट अलाउड अ पर्टिकुलर पर्सन टू चेंज इट्स रिलीजन. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल्स. हम इसकी डिटेल्स एंड जो अपडेट्स आए हैं हम इसके बारे में बात करेंगे कि रिसेंटली इनकी टैगिंग की जा रही है. ठीक है, तो क्यों टैगिंग की जा रही है, उसका क्या काम होगा और कैसे की जा रही है, प्लस इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं हम इसके बारे में समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट कि महाराष्ट्र ने रिसेंटली शक्ति बिल पास किया है जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट या फिर चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी क्राइम वगैरह होते हैं उसके अगेंस्ट एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए बिल को लाया गया है. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. देन विल टॉक अबाउट असम के अंदर एक कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया है 2021. इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जितने भी कैटल्स हैं उनकी स्लॉटरिंग एंड जो उनका प्रॉपर प्रिवेंशन वगैरह है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है उनके बारे में कुछ लॉज वगैरह लाए गए हैं, हम उसके बारे में समझेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट आरबीआई ने रिसेंटली टोकनाइजेशन की बात की है. तो टोकनाइजेशन क्या होता है और आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कैसे समझ सकते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे. नाउ आपको ये समझना है कि ये देखिए 1, 2 एंड 3 हम तीन एक स्टेट एक्ट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. बिकॉज ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जब हर एक स्टेट के अंदर विंटर सेशन चल रहा है. ठीक है, उनके पार्लियामेंट जो उनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके विंटर सेशन चल रहे हैं. अभी रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म हुआ है. ठीक है, तो आपको मतलब कुछ अगर इंपॉर्टेंट कोई बिल अगर आ रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो पूरे नेशनल लेवल पे इंपैक्ट डाल सकता है तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, जैसे एंटी कन्वर्जन का बिल है तो ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट आ रहा है. ठीक है, तो हम इसके बारे में पता होना चाहिए. शक्ति बिल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक एक्शन की तरह काम कर सकता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की तरह काम कर सकता है. वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जितने भी उनके अगेंस्ट जितने भी क्राइम वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए एंड कैटल प्रिजर्वेशन के बारे में ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बिल है. तो हम इसलिए हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं. So let's move on to the first topic that we have to discuss. It is about कि कर्नाटका ने रिसेंटली एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आए हैं. देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे इसको लाया गया है. रिसेंटली कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 के अंदर लाया गया है. देखिए इसका नेम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, इसको कॉमनली बोला जाता है एंटी कन्वर्जन बिल. ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कन्वर्जन नहीं कर सकता है फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय द यूज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, अल्योरमेंट या फिर मैरिज. ठीक है, ये 5 ऐसे कंडीशंस दिए गए हैं जिसके तहत कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने रिलीजन को चेंज नहीं कर सकता है. बिल ये बोलता है कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट या फिर अटेम्प्ट टू कन्वर्ट. ना ही कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी को फोर्स करेगा कन्वर्ट के लिए, ना ही उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से. अगर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स दिए गए हैं जैसे कि उसको मिसरिप्रेजेंट करके मतलब किसी भी तरीके का उसको धोखे में रख के उसको कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला जाएगा. बाय फोर्स किसी को आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, उनका रिलीजन चेंज नहीं करा सकते. उसको अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर मतलब उसको गलत तरीके से उसको अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाके आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लो. नेक्स्ट इज कोर्शन. कोर्शन का मतलब होता है बाय फोर्स अगर आप कोई काम किससे करवाते हो दैट इज कॉल्ड एज कोर्शन. नेक्स्ट इज अल्योरमेंट. मतलब यहां पर आप किसी को किसी चीज के लिए कोई ग्रीड देते हो, कोई मतलब किसी चीज से आप बोलते हो कि अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपको बदले में ये मिलेगा वो मिलेगा. ठीक है, इसे कहते हैं अल्योर करना. Then comes by किसी टाइप के फ्रॉड मीन्स और बाय मैरिज. अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड करके अगर आप किसी पर्सन को उसकी रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए मना लेते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. या फिर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने के बाद आप उसको मतलब शादी आप इसलिए कर रहे हो ताकि उस पर्सन का रिलीजन चेंज हो जाए तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, ये सारे ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो कि कर्नाटका के बिल के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है. तो इसलिए हमने इसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया. नाउ इट हाउएवर एक एग्जेप्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन वो वापस रिकन्वर्ट करना चाहता है, अपने प्रीवियस रिलीजन में वापस आना चाहता है तो वो अलाउड होगा और उसको कन्वर्जन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा. मतलब वो ये नहीं माना जाएगा कि वो कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली बिकॉज ही इज रिकन्वर्टिंग एंड ही इज कमिंग बैक टू द प्रीवियस रिलीजन जो उसका ओरिजिनल रिलीजन है. ठीक है, अब जो प्रपोज लेजिस्लेशन है इसके अंदर ये बोला गया है दैट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कन्वर्जन कैन बी फाइल्ड बाय एनी फैमिली मेंबर्स या फिर एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. यानी कि एक मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका कन्वर्जन किया जा रहा है, जिसका रिलीजन चेंज किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन करनी है तो उसका जो फैमिली मेंबर्स है वो भी फाइल कर सकते हैं. या फिर कोई भी ऐसा पर्सन अगर उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से रिलेटेड है तो वो उसके अगेंस्ट मतलब कंप्लेन फाइल कर सकता है. देन स्टेट की अथॉरिटी जो है उसके अगेंस्ट डायरेक्टली एक्शन ले सकती है. नाउ ऐसा बोला गया है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इस लॉ को वायलेट करेगा उसको जेल टर्म दिया जाएगा जो 3 से 5 साल तक का होगा और देयर विल बी अ फाइन ऑफ ₹25,000. ये बोला गया है. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि जनरल कैटेगरी का है
उसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपको 3 से 5 साल की जेल मिलेगी और 25,000 का आपको फाइन देना होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे माइनर को, यानी कि जो 18 साल से छोटा है उसको, या फिर कोई वुमेन है, या फिर कोई SC ST कम्युनिटी या कोई पर्सन है, अगर इसको अगर आप कन्वर्ट कराते हो तो आपका जेल टर्म बढ़ जाएगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर आपको 5 साल तक का जेल टर्म मिल रहा था, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 10 साल का जेल टर्म मिलेगा और आपकी फाइन जो है ये 25,000 से डबल होकर 50,000 हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, कोई माइनर बच्चा या फिर कोई वुमेन है, अगर इनको आप फोर्सफुली कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हो, इनके रिलीजन को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो आपको डबल यहाँ पर जो जो पनिशमेंट आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डबल हो जा रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ आ रही होगी। नाउ नाउ यहाँ पर बिल ये भी बोलता है दैट द बिल आल्सो एनविजेस कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको अगर आप कन्वर्ट कर देते हो ना, तो उसको कंपनसेशन के रूप में आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन जो कि जबरदस्ती किसी पर्सन का रिलीजन चेंज कराना चाह रहा है, तो अगर वो अगर फोर्सफुली माना गया कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने फोर्स का यूज किया है और किसी पर्सन का रिलीजन को कन्वर्ट कराने में, तो उसको बदले में कंपनसेशन के रूप में 5 लाख रुपए देने होंगे उस पर्सन को जिसका उसने कन्वर्ट करा है, जिसका उसने रिलीजन कन्वर्ट किया है। या फिर अगर वो पर्सन, सेम पर्सन जो कि रिलीजन कन्वर्ट करवा रहा है, अगर वो रिपीटेड ऑफेंस में पाया जाता है तो उसका पनिशमेंट डबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यानी कि अगर आप बार बार इस पर्टिकुलर सेम गलती में पाए जाओगे कि आपने दोबारा किसी का रिलीजन चेंज कराने की कोशिश की है एंड फिर से कोशिश की है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा दैट विल बी डबल्ड, वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ मैरिज जो है, कोई भी ऐसा मैरिज जिसका इंटेंशन जो है कन्वर्जन है, मतलब कोई भी ऐसा शादी, कोई पर्सन ऐसी शादी कर रहा है जो इस इंटेंशन से कर रहा है कि सामने वाला जो पर्सन, जो उसका पार्टनर है, उसको मैं कन्वर्ट करा के अपने रिलीजन में ले आऊंगा, तो उसको भी नल एंड वॉइड कर सकती है फैमिली कोर्ट। ठीक है, ये जो फैमिली कोर्ट होती है उस पर्टिकुलर शादी को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर सकती है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो कन्वर्जन का ऑफेंस है उसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल रखा गया है। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है, उसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे आईपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निजेबल का सीधा सा मतलब है कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहां पर आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के पास। सेकंड इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए, नाम से ऐसा लग रहा है कि उसको बेल नहीं मिलेगा, राइट। नॉन बेलेबल, जैसे जहां पर बेल नहीं मिल सकता, बट ऐसा नहीं है। बेल उसको मिल सकता है, बट आपको ध्यान रखना है वो बेल जो है सिर्फ मजिस्ट्रेट, जो कोर्ट का मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, सिर्फ वही दे सकता है। पुलिस वहां पर उस पर्सन को बेल नहीं दे सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा क्राइम है जो कि बेलेबल ऑफेंस है, यहां पर क्या होता है, पुलिस खुद उसको बेल दे सकती है। लेकिन यहां पर अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो वहां पर पुलिस उसको बेल नहीं दे सकती है, उसको बेल डायरेक्टली कोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है वहां पर बेल जो है प्रिविलेज की तरह काम करता है। ठीक है, जहां पर सिर्फ कोर्ट्स हैं, सिर्फ वही उस पर्सन को बेल दे सकते हैं, पुलिस उसको बेल नहीं दे सकती है। एक पर्सन जो है, और वो डायरेक्टली एक राइट की तरह अपने बेल को मांग भी नहीं सकता है। देखिए, अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, वहां पर वो पर्सन अपने राइट के रूप में उस पर्टिकुलर कोर्ट से या फिर किसी पर्टिकुलर पुलिसमैन से अपने बेल के बारे में बात कर सकता है, बेल मांग सकता है। लेकिन अगर कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वहां पर अपने राइट के, उसका कोई राइट नहीं है वहां पर बेल मांगने का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो कन्वर्जन का बेल है उसको नॉन बेलेबल रखा गया है। मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका कोई राइट नहीं होगा कि वो उस पर्टिकुलर गलती में, क्राइम में अपने आप को बेल मांग सके या फिर कोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर सके। Now, the person who is carrying out the conversion must provide 1 month notice. जो कन्वर्जन करवा रहा है, ठीक है, उसको कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो भी वहां का जो डीएम होगा उसको देना होगा। और उसके बाद डीएम जो है उस पर्टिकुलर केस पे इंक्वायरी करेगा। ठीक है, मतलब जो कन्वर्जन हो रहा है उसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी करेगा और मालूम करने की कोशिश करेगा कि एक्जैक्टली इस कन्वर्जन का रियल पर्पस क्या है। अगर रियल पर्पस उनमें से कुछ भी हुआ, जो हमने अभी डिसाइड किया है कि फ्रॉड है, फोर्स है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हुआ, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अब सेकंड, कोई भी ऐसा पर्सन जो कन्वर्ट होना चाहता है, जो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, उसको उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 महीने का एडवांस में नोटिस देना होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि एक पर्सन जो कन्वर्जन करवा रहा है उसको 1 महीने का नोटिस देना होगा, लेकिन जो कन्वर्ट हो रहा है, जो पर्सन कन्वर्ट हो रहा है, खुद का रिलीजन चेंज कर रहा है, उसको 2 महीने का नोटिस देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये इस पर्टिकुलर बिल के अंदर लिखा हुआ है। नाउ, अगर कोई भी पर्सन, या तो जो कन्वर्जन करवा रहा है या फिर जो जिसका कन्वर्जन हो रहा है, दोनों में से किसी ने भी अगर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसको 6 महीने तक की जेल मिल सकती है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल मिल सकती है। ठीक है, अब कोई ऐसा पर्सन जो कि कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे ये सेकंड वाला जो केस था, यहाँ पर जो पर्सन कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर उसने डीएम को नहीं बताया, तो उसको 1 साल से लेकर 5 साल तक जेल हो सकती है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर केस में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया। नाउ द बिल ऑल्सो रिक्वायर्स द पर्सन हु गेट्स कन्वर्टेड टू इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कन्वर्जन विद इन 30 डेज। अब कन्वर्ट होने के बाद अगेन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना होगा 30 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, कि मेरा कन्वर्जन हो गया है। और उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा और अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। मतलब जो पर्सन कन्वर्ट हुआ है बिल्कुल सही पर्सन कन्वर्ट हुआ है, जिसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी।
अगर आप में से किसी ने भी, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन जिसने इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर कन्वर्ट कराया लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसका कन्वर्जन वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वंस द कन्वर्जन इज कन्फर्ड, मान लीजिए ये तीनों ही जो केसेस थे तीनों कंप्लीट हो गए और उसने आकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ बता भी दिया, सब कुछ अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर दी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका काम होता है कि वो जितने भी रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो कि उस पर्टिकुलर कन्वर्जन से रिलेटेड है, उन सबको जाकर ये नोटिफाई कर देगा और बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा कि एक पर्सन जो कि इसका नेम ये है, इसका सारा डेटा ये है, वो उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और वो अब इस पर्टिकुलर रिलीजन का हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद उसको उस पर्टिकुलर रिलीजन का सारे रिजर्वेशन बेनिफिट्स वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर बिल का सारा स्कीम्स था। तो आई होप आपको ये बिल सब प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं न्यूज में क्यों है। साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली इसका टैगिंग रिज्यूम किया है। रिज्यूम किया इसका मतलब क्या है, देखिए जनवरी 2021 में ऑलिव रिडले टर्टल्स को टैग करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड के कारण इसको रोकना पड़ा। तो जो ऋषिकुल्य रुकरी है, ठीक है, देखिए रुकरी का मतलब ऐसा प्लेस होता है जहां पर बहुत सारे सेम टाइप की स्पीसीज जो होती हैं एक साथ आके ब्रीडिंग करती हैं, उसे रुकरी कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रुकरी का मतलब है जहां पे एक साथ मिलकर सब ब्रीडिंग करती है। बहुत सारे ऑलिव रिडले के टर्टल्स जो है, फीमेल जो टर्टल्स होती हैं वो एक साथ आती हैं और वहां पे एक साथ ब्रीडिंग करती है, मतलब एक साथ अंडे देती है, ठीक है। अब ओडिशा के कोस्ट पे ऋषिकुल्य रिवर है, ठीक है, वहीं पर ऋषिकुल्य की रिवर के माउथ के ऊपर एक रुकरी है। मतलब रुकरी है मतलब एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारी ऑलिव रिडले टर्टल्स की फीमेल्स आती हैं और वहां पे एक साथ मिलकर जो बीच है, जो सैंड के बीच है, वहीं पर एक साथ मिलकर वो मतलब जो एग्स है वो देती है, ठीक है। अब वहीं पर उसको टैगिंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली जब ये इनका जब ब्रीडिंग सीजन कंप्लीट हो जाता है तो उनका माइग्रेशन पाथ क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है कहां कहां जाती है, कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करती है, ठीक है, अपने नेस्टिंग के बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इंडिया का है उसने इस पर्टिकुलर टैगिंग को स्टार्ट किया है और उसने 3 मास नेस्टिंग साइट है, उन तीनों मास नेस्टिंग साइट पे मतलब इस टैगिंग को किया जा रहा है। देखिए मास नेस्टिंग साइट्स पर ही क्यों किया जा रहा है टैगिंग को, देखिए मास नेस्टिंग साइट इज द ओनली प्लेस जहां पर बहुत सारे ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है एक साथ आते हैं। इसके अलावा आपको उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली आप जाकर उसको जो समुद्र है, सी है, जो ओशन है, उसके अंदर जाकर तो आप ढूंढ नहीं सकते इन टर्टल्स को। तो आपको वेट करना होता है एक ऐसे टाइम पीरियड का जब सारे के सारे टर्टल्स एक जगह पर इकट्ठे हो। तो ये वो प्लेस होता है जो मास नेस्टिंग होता है, इसे एरीबाडा कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक टेक्निकल टर्म है एरीबाडा, जो ऑलिव रिडले के मास नेस्टिंग को एरीबाडा कहा जाता है, जहां पर नेस्टिंग का मतलब है जहां पे अंडे देती है, मास का मतलब है बहुत सारे फीमेल्स एक साथ में। तो टोटल 3 मास नेस्टिंग साइट्स हैं ओडिशा के अंदर। देखिए फर्स्ट इज गाहिरमाथा, सेकंड इज देवी रिवर है उसके माउथ पे, और थर्ड इज ऋषिकुल्य रिवर जिसके बारे में हमने अभी रिसेंटली बात की। देखिए एक्सरसाइज जो है जनवरी 2021 में स्टार्ट हुआ था, जैसा हमने बात किया। 25 साल के बाद पहली बार यहाँ पे टैगिंग होने की कोशिश हो रही है, जहां पर 1500 से ज्यादा टर्टल्स को ऑलरेडी टैग किया जा चुका है, लेकिन कोविड के कारण ये टैगिंग बंद हो गई थी और फिर से इसको रिज्यूम किया गया है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ अगर हम इसका लोकेशन चेक करेंगे, देखिए ये है ओडिशा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो आप इंडिया का देख सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, ये ओडिशा है। इसको अगर हम जूम इन करते हैं तो यहाँ पर 3 आपको रिवर्स देखने हैं। फर्स्ट इज ऋषिकुल्य रिवर, सेकंड इज देवी रिवर, थर्ड इज धमरा रिवर। देखिए ऋषिकुल्य रिवर जो है वो ओडिशा के बाहर से आके यहाँ पर अरेबियन सी की तरफ आता है, ठीक है, सॉरी बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है और यहाँ पे एक ऋषिकुल्य रुकरी बनाता है। दिस इज द प्लेस दैट इज कॉल्ड एज ऋषिकुल्य रुकरी। सिमिलरली देवी रिवर जो है वो ऐसे ये मूव करती है और आगे आकर ऐसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपना रुकरी बनाती है। एंड थर्ड इज धमरा रिवर जो यहाँ से निकलती है और यहाँ पर गाहिरमाथा रुकरी बनाती है। तो ये 3 ऐसे प्लेसेस जहाँ पर मास नेस्टिंग होती है। यहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत सारी फीमेल्स जो ऑलिव रिडले के जो फीमेल्स है वो यहाँ पर आते हैं और एक साथ यहाँ पर आकर एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। आई होप आपको लोकेशन एक्जैक्टली यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके नाउ जो रिसेंटली स्टडी की जा रही है इसका मेन काम ये है कि जो इंटर रुकरी मूवमेंट होता है टर्टल्स का, जैसे मतलब है इंटर रुकरी का मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टर्टल ऋषिकुल्य से यहाँ से निकलती है और यहाँ से जाती है, यहाँ पर जो देवी रिवर का माउथ है यहाँ पे जाती है और यहाँ से मूव करके जाती है गाहिरमाथा की तरफ। तो एग्जैक्टली कौन सा रिवर मतलब क्या कौन सा रास्ता यूज करती है, कौन सा रूट यूज करती है, कितने दिनों तक कहाँ रहती है, सारा का सारा जो डेटा है वो रिवील हो सकता है यहाँ पर अगर हम उनको प्रॉपर्ली मास टैगिंग कर दे तो। मतलब हर एक ऑलिव रिडले टर्टल को यहाँ पर प्रॉपर्ली टैग कर दिया जाए तो उनका माइग्रेशन पैटर्न क्या है, ठीक है, उनका एग्जैक्टली उनका फूडिंग हैबिट्स क्या है, कहां कहां पर कितने स्पेस रुकती हैं, तो उसके हिसाब से हम उनके हैबिटेट को प्रॉपर्ली रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ जो टैगिंग की जा रही है वहां पर उनके बैटल के टैग्स लगा जा रहे हैं उनके बॉडी के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू दिस। देखिए यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं दिस इज द मेटल टैग जो उनके बॉडी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कुछ भी उसकी बॉडी के अंदर इन्वेड नहीं किया जा रहा है, उनके बॉडी के ऊपर सिंपली इसको अटैच कर दिया जा रहा है। ऑब्वियसली दिस इज ठीक है, अब बिट पेनफुल तो होगा बट स्टिल ये बहुत ही काम का है बिकॉज देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके बॉडी पे डायरेक्टली कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑलिव रिडले की डायरेक्टली बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है बिकॉज ये नॉन कोरोसिव है। लेट्स अंडरस्टैंड कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर
उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो वो चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो नॉन कोरोसिव का मतलब है कि किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन चेंज होगा तो उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये नॉन कोरोसिव है। सेकंड इज दे डू नॉट हार्म देयर बॉडी, ये जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं इससे उनकी बॉडी को, ऑलिव रिडले की बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होता है, और बाद में इसको निकाला जा सकता है। दिस इज द बेस्ट थिंग कि जब चाहें इस पर्टिकुलर टैग को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो टैग्स है ये बहुत ही यूनिकली डिजाइन होते हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए HA289, ठीक है। ये नंबर जो है एक्चुअली एक पर्टिकुलर टाइप का कोड है जो कि शो करता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये टैग को लगाया है। सेकंड, कौन सी कंट्री का ये ऑलिव रिडले टर्टल है, और थर्ड इज कि एक ईमेल एड्रेस लिखा होता है, मतलब इस कोड के अंदर एक ईमेल एड्रेस लिखा होता है। अब क्यों ईमेल एड्रेस लिखा जाता है? जस्ट सपोज कि जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है, मान लीजिए यहाँ से निकलकर इंडिया से, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ये ब्रीडिंग करता है, यहाँ से निकल के मान लीजिए किसी और कंट्री के अंदर ये पहुंच जाता है, बाय मिस्टेक पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहां के जो रिसर्चर्स वगैरह होंगे जिनको ये मिलेगा, जिनको ये टैग मिलेगा, वो इजिली उस पर्टिकुलर ईमेल को यूज करके जो इंडिया की जो अथॉरिटीज है उनको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, जो क्या लॉन्गिट्यूड क्या लैटिट्यूड, कहां पर एक्जैक्टली वो पर्टिकुलर ऑलिव रिडले टर्टल्स पहुंच गया है, वहां पर बचा सकते हैं, मतलब वहां पर पहुंचा सकते हैं, ताकि उन पर्टिकुलर टर्टल्स को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए और वापस अपने उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है, जो उनका ट्रू हैबिटेट है, वहां पर उनको मतलब लाया जाए। सो बेसिकली टाइप का कंजर्वेशन एफर्ट है, बिकॉज ये एक एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क बन चुका है टर्टल्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज है जो एक साथ मिलकर ऑलिव रिडले को, जो टर्टल्स है उनको कंजर्व करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। कुछ फीचर्स है ऑलिव रिडले के, हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल्स होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, प्लस सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, मतलब सबसे छोटे हैं प्लस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी टर्टल्स हैं उन सब में। अब ये टर्टल्स होते हैं, दे आर कार्निवोर्स, यानी कि वो मीट कंज्यूमिंग होते हैं, और उनका नेम जो है वो ऑलिव कलर्ड कैरापीस के कारण होता है। कैरापीस का मतलब होता है उनका शेल, शेल मतलब जो आउटर शेल आप देख सकते हैं, उनका जो हार्ड शेल होता है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग जो आप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरापीस। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है दैट इज ऑलिव कलर, ठीक है। तो उसी कारण इनका नाम जो है ऑलिव रिडले टर्टल्स होता है। ये नॉर्मली वार्म वाटर्स में पाई जाती है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं दिस इज पैसिफिक ओशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी वार्म वाटर है, जहां पे वार्म करंट्स पाए जाते हैं, ये पैसिफिक ओशन में वहां पाया जाता है। यहाँ इसके अलावा कुछ अटलांटिक ओशन यहाँ पर देख सकते हैं, अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, और इसके अलावा ये मेनली जो ज्यादातर जो है इंडियन ओशन में पाया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये इनका एक्जैक्टली हैबिटेट है जहां पर ये इसी एरियाज में मूव करते रहते हैं। तो इंडिया के जितने भी ऑलिव रिडले टर्टल्स है वो इस पूरे एरिया में मूव करते रहते हैं, इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, ताकि उनको अगर बाई चांस वो आगे या पीछे हो जाए तो उनके ओरिजिनल हैबिटेट पे उनको वापस लाया जा सके ना। ओडिशा का जो गाहिरमाथा वो मरीन सेंचुरी है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रुकरी माना जाता है, जिसके बारे में हमने पीछे देखा, सबसे बड़ा रुकरी है। रुकरी के बारे में हम देखा, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे एनिमल्स ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा रुकरी कहां पर है? ओडिशा के गाहिरमाथा रिजर्व के अंदर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज एक कंसेप्ट है एरिबाडा। एरिबाडा क्या होता है? ये भी मास नेस्टिंग, इसे मास नेस्टिंग कहते हैं। ये ऑलिव रिडले से मतलब रिलेटेड है। देखिए, एरिबाडा का सीधा सा मतलब है कि एक यूनिक टाइप का मास नेस्टिंग करता है, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आकर, बहुत सारे टर्टल्स एक साथ आकर नेस्टिंग करते हैं, उसे एरिबाडा कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। नाउ चेक आउट दिस पर्टिकुलर पिक्चर। नाउ आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बीच पे, नाउ ऑल दीज थिंग्स दैट यू सी, दीज आर ऑल ऑलिव रिडलेस, जो यहाँ पर क्या करती हैं, अपने यहाँ पर एग्स को रखती है, ठीक है, और यहाँ पर उसको प्रॉपर्ली नर्चर करती हैं, और जब उसके अंदर से बेबी निकल जाता है तो उसको फिर पानी में छोड़ती हैं। नाउ जो उनका एग्स होता है वो 5 से 7 दिन तक वो मतलब 5 से 7 दिन लगते हैं उनको बेसिकली अपने ब्रीडिंग सीजन को कंप्लीट करने में, मतलब उनको एग देने में 5 से 7 दिन लगते हैं, और वो जो नेस्ट बनाते हैं वो कॉनिकल शेप का होता है। ओके, लेट मी शो यू दिस। यहाँ देखिए, नाउ ये ऑलिव रिडले टर्टल है, ठीक है, दिस इज द टर्टल, ये उसका माउथ है। नाउ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अंदर की तरफ देखिए ऐसा शेप बनाता है, ठीक है, दिस इज कोनिकल टाइप शेप बनाता है, और जो गड्ढा बनता है ना, यहाँ पर वो अपने एग्स को रखता है और उसके ऊपर वो खुद बैठता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। और 5 से 7 दिनों तक वो टर्टल्स ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, ये फीमेल टर्टल्स ऐसे ही रहते हैं और अपने एग्स को प्रॉपर्ली नर्चर करते हैं, और यहाँ से जो भी फिर बेबी निकलते हैं फिर उसको प्रॉपर्ली कंजर्व करके पानी में छोड़ते हैं। इसकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसके अंदर इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है। आईयूसीएन के रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल की लिस्ट में डाला गया है, एंड फाइनली साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर डाला गया है, ठीक है। सो ये इसका कंजर्वेशन एफर्ट है, और इसका आप मतलब समझ रहे हैं ये काफी अबंडेंट पाया जाता है, तो इसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है, बट स्टिल इसका हंटिंग वगैरह जो होता है उसे हमें रोकने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बात करनी है, जिसके बारे में बात करनी है, इट इज अबाउट शक्ति बिल। महाराष्ट्र के अंदर रिसेंटली पास किया गया है, हम इसके बारे में समझते हैं कि एक्जैक्टली इसके क्या प्रोविजंस है। देखिए, महाराष्ट्र ने इसको रिसेंटली पास किया, इसका फुल नेम है शक्ति क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020, जो कि एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट में बनाया गया, मतलब जो वुमेन्स और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए इस पर्टिकुलर बिल को बनाया गया है। बिल का मेन प्रपोजल ये है, ये चाहता है कि जो इंडियन पीनल कोड है, सेकंड सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, और जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉस्को एक्ट है, इन तीनों ही जितने भी लॉज हैं उनके अंदर चेंजेस लाना चाहता है, ठीक है। चेंजेस लाकर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है।
Now the changes are proposed in existing section of rape, sexual harassment, acid attack and child sexual abuse. ये चार ऐसे फीचर्स है जिसके अंदर एक्चुअली इसके इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं पर भी कोई भी रेप है, अगर शॉर्ट में देखें तो वहां पर कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है, मतलब डेथ सेंटेंस की बात की गई है। सेकंड इज कि कोई भी पर्टिकुलर कंप्लेन अगर होता है, कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन आती है तो उसको 30 दिनों के अंदर उसका आपको उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को फाइनल करना है, ठीक है। उसका फाइनल जजमेंट आपको 30 दिनों के अंदर करना है, 1 महीने का टाइम दिया गया है। और थर्ड इज कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर किसी भी टाइप का प्रूफ प्रेजेंट है, किसी भी चीज के अगेंस्ट, स्पेशली अगर वुमेन्स से रिलेटेड, वुमेन्स के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई भी अगर प्रूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है तो उसका डेटा आपको शेयर करना है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ। ये ओनस जो यानी कि ये जो पर्टिकुलर बर्डन है ये सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया है। ये हमने समझा शॉर्ट में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली नाउ। नाउ द बिल जो है ये प्रपोज करता है डेथ पेनल्टी इन केस ऑफ रेप, गैंग रेप या फिर किसी भी टाइप का रेप अगर होता है, साथ ही साथ अगर माइनर्स के अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है या फिर एसिड अटैक किया जाता है जिससे कि इंजरी जो है बहुत ज्यादा ग्रीवियस होती है, तो वहां पर डायरेक्टली डेथ पेनल्टी के बारे में बात की गई है। आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस की तरह काम कर सकता है, जहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर क्रिमिनल इस पर्टिकुलर चीज या फिर इस गिरौने काम को करने से पहले 10 बार सोचेगा। बिकॉज यहां पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, दैट इज कि यहां पर जो लॉज है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, या फिर होते भी है तो किसी न किसी तरीके से जो क्रिमिनल है वो बच जाता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ये क्राइम्स अभी भी चल रहे हैं। अगर डेथ पेनल्टी की डायरेक्टली बात करेंगे ना, देखिए ऑल्दो ऑब्वियसली मॉरल ग्राउंड्स में डेथ पेनल्टी इज नॉट गुड, बट अगर डेटरेंस क्रिएट करने की बात की जा रही है तो डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन है एटलीस्ट वो एक टाइप का डेटरेंस क्रिएट करेगा और लोगों को ऐसा ऐसे घटिया काम करने से रोक सकते हैं। डेथ पेनल्टी जो है उस हर केस के अंदर अलाउड होता है जहां पे क्राइम जो है बहुत ही हीनियस नेचर का है। हीनियस का सिंपल सा वर्ड है घिनौना, ठीक है, घिनौने नेचर का है, वहां पे डेथ पेनल्टी पूरी तरीके से अलाउड होता है। ऑब्वियसली मॉरल ग्राउंड पे डेथ पेनल्टी अलाउड नहीं है। आपको किसी भी आंसर्स में अपने मेंस में है, इंटरव्यू में आपको डेथ पेनल्टी को कभी भी सपोर्ट नहीं करना है, बट ऑन मॉरल ग्राउंड्स डेथ पेनल्टी को सपोर्ट नहीं करना है। बट जब बात डेटरेंस क्रिएट करने की आती है, मतलब जब किसी को रोकने की बात आती है, तो वहां पे डेथ पेनल्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटरेंस की तरह काम कर सकता है। नाउ किसी भी ऐसे क्राइम के अगेंस्ट, किसी भी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस प्रेजेंट है और साथ ही साथ अगर उसके अगेंस्ट एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है, मतलब एक ऐसा नमूना बनाना है कि अगर कोई भी ऐसी गलती दोबारा करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई भी पनिशमेंट देना है तो वहां पर आप डेथ पेनल्टी को यूज किया जाता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र ने इस पर्टिकुलर बिल के अंदर इसको यूज किया गया है, ठीक है। आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड होता है उसको सेक्शन 326 के अंदर एसिड अटैक के बारे में बात की गई है। उसके अंदर भी महाराष्ट्र ने अपने स्टेट लॉज के अंदर अमेंडमेंट किया है और ये बोला है कि किसी भी टाइप का अगर एसिड अटैक किया जाता है तो उसके लिए आपको कम से कम 15 साल की मतलब जेल हो जाएगी और 15 साल से लेकर के उम्र कैद यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की जेल हो सकती है और साथ ही साथ आपको मॉनेटरी फाइन भी दिया जाएगा। नाउ इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन यानी कि कोई वुमेन है जिसके ऊपर एसिड अटैक होता है, अगर उसके फेस के ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है यानी कि फेस उसका अगर खराब हो जाता है तो उसके प्लास्टिक सर्जरी और उसके फेस रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी मॉनेटरी बर्डन आएगा, वो सारा का सारा वो गिल्टी पर्सन पे करेगा जिसने वो एसिड अटैक किया है, जिसने वो एसिड उस गर्ल के ऊपर फेंका था। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाउ द ड्राफ्ट बिल प्रपोजेस एक एडिशनल लॉ के बारे में बात करता है कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी टाइप के अगर वुमेन के अगेंस्ट अब्यूज किया जाएगा, किसी भी टाइप की वुमेन को डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट एक लॉ बनाया गया शक्ति बिल के अंदर। नाउ सेक्शन 354E जो आईपीसी का है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी इंटेंशनली किसी भी टाइप के वुमेन को डेंजरस इंटिमिडेशन या फिर फियर के मतलब डरा धमका के, मतलब सिंपल शब्दों में अगर किसी वुमेन को आप डरा धमका के उसकी मॉडेस्टी यानी कि उसकी गरिमा के अगेंस्ट आप कुछ करने को वो करते हो ना, मतलब अगर फोर्स करते हो तो वो डायरेक्टली एक टाइप का क्राइम है और उसके अगेंस्ट आपको डायरेक्टली पनिशमेंट मिल सकती है इस शक्ति बिल के अंदर। नाउ दिस आल्सो इंक्लूड्स अगर आप किसी वुमेन की मॉफ्ड वीडियो, मॉफ्ड का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन का फेस चेंज करके अगर आप किसी और का फेस उसमें डाल देते हो, दैट इज कॉल्ड एज मॉफ्ड वीडियो, ठीक है। अगर आप किसी वुमेन का मॉफ्ड वीडियो या फिर उसको थ्रेटन करते हो, मतलब या तो आप वीडियो डालने की धमकी देते हो या फिर उनको धमकी देते हो कि कोई फोटोज वीडियोज या फिर किसी भी तरीके का डिफेम करने की कोशिश करते हो, मतलब उनकी वैल्यू को डाउन करने की कोशिश करते हो, डिग्रेड करने की कोशिश करते हो, वहां पर आपको डायरेक्टली शक्ति बिल के अंदर पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसा इस बिल के अंदर डायरेक्टली प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जो भी इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में यानी कि वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी अगर अब्यूज होता था उसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही कम थी। यानी कि देखिए पहले जो पनिशमेंट थी वो सिंपल इंप्रिजनमेंट, मतलब सिंपल जेल होता था कम से कम 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए, और 5 लाख तक का फाइन होता था। लेकिन अभी इसको इंक्रीज करके 3 महीने तक का जेल और उसको फाइन को 5 गुना इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि 25 लाख कर दिया गया है। अगेन दिस इज अ बिग डेटरेंस क्रिएटर, मतलब डेटरेंस क्रिएट होगा तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जहां पर कोई पर्सन ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा।
द बिल ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट, बट साथ ही साथ किसी भी टाइप का फॉल्स कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वुमेन या फिर कोई भी गर्ल इस चीज का मिसयूज भी ना करे, इस चीज का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। जहां पर कोई भी अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा और जहां पर किसी मैन को या फिर किसी भी बॉय को अगर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाएगी या फिर किसी भी तरीके से उसको थ्रेटन किया जाएगा या फिर डिफेम करने की कोशिश की जाएगी, तो उस गर्ल के अगेंस्ट भी या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसके अगेंस्ट भी यहां पर एक्शन हो सकता है। फॉर दिस द कमिटी ने ये बोला है कि अभी टोटल 3 साल का जेल और 1 साल का 1 लाख का फाइन मतलब दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है तो पहले इसका सिर्फ 1 साल का जेल और कुछ फाइन थी, जो कि फाइन प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड भी नहीं था, ठीक है। तो इसी के कारण बहुत सारे केसेस देखे जाते थे जहां पर फॉल्स कंप्लेंट किए जाते थे, लेकिन अगेन इसको डेटरेंस क्रिएट करने के लिए 3 साल की जेल और 1 लाख का फाइन जो है ये यहां पर स्टार्ट किया गया है शक्ति बिल के अंदर। आई होप आपको ये सारा लॉ प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट एक्ट जो हमें जिसके बारे में बात करनी है, इट इज अबाउट असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट। असम के अंदर ये पास किया गया है, अगेन जो इसका विंटर सेशन चल रहा है इसके अंदर पास किया गया है, हम इसको समझते हैं। इसका एम क्या है, सॉरी इसका एम क्या है, एम इसका ये है कि जो स्लॉटरिंग होती है या फिर कंजम्पशन होता है फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी टाइप के कैटल का, उसको पूरी तरीके से रोकना है और रेगुलेट करना है। इसका एम ये है कि अगर किसी भी टाइप का काउस को स्लॉटर किया जाता है तो किसी भी ऐसे एरिया में जहां पर हिंदूज, जैन, सिख या फिर कोई भी ऐसे कम्युनिटीज रहती है जो बीफ नहीं खाती है, उस एरिया में काउस का स्लॉटर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ आएगा, कोई भी ऐसा परमिशन नहीं दिया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर ऐसे एरिया में जहां पर हिंदू, जैन या फिर सिख्स रहते हैं या फिर कोई भी ऐसी कम्युनिटी रहती है जो बीफ नहीं खाती है, वहां पर काउस को आप स्लॉटर नहीं कर सकते। सेकंड, कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर मतलब टेंपल या फिर कोई सात्रा वगैरह प्रेजेंट है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी आप उस काउ को स्लॉटर या फिर किसी भी काउ को स्लॉटर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हो। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जाम्पशंस देने की बात की गई है, ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है अगर कोई रिलीजियस ओकेजन है तो। Now the bill also seeks to put a check on the transportation of these cattle without valid documents. बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के आप किसी भी कैटल को एक जगह से सेकंड जगह ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। Now all the offenses are cognizable and non-bailable. इसके बारे में हमने बात की थी। Cognizable का सीधा सा मतलब होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन-बेलेबल का मतलब है कि पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती है, और सेकंड चीज की बेल आपका राइट नहीं रहेगा, और थर्ड चीज अगर आपको बेल लेना भी है तो आपको डायरेक्टली कोर्ट से अपील करनी होगी और कोर्ट आपको पूरी तरीके से मना कर सकता है, ठीक है। अब किसी भी कैटल को अगर स्लॉटर करना है, इट विल बी प्रोहिबिटेड अनलेस एक एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा एक वेटनरी ऑफिसर के द्वारा। यानी कि वेटनरी ऑफिसर कौन होता है, जो कि एनिमल रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, वो पहले एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होगा, पहली बात तो वो काउ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसको मारा जा रहा है फिर जिसका स्लॉटरिंग किया जा रहा है, वो पहली बात तो काउ नहीं होना चाहिए। सेकंड, वो कम से कम 14 साल से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड, काउ, हाइफर या फिर काफ जो है वो सिर्फ उसी केस में स्लॉटर हो सकता है अगर वो परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड है, मतलब उससे किसी भी तरीके का कोई भी फायदा या फिर लाभ नहीं हो सकता है, और उसकी जान जो है ऑलरेडी किसी न किसी डिजीज के कारण खतरे में है, ठीक है। तो ही उसी केस में उस पर्टिकुलर एनिमल को मारा जा सकता है, नहीं तो किसी और केस में उस एनिमल को मारा नहीं जा सकता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कैटल जो प्रिजर्वेशन की बात की गई है असम के अंदर, उसके जो मेन लॉज है उसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो काउ, काफ या फिर हाइफर जो असम के अंदर है उसका स्लॉटिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया है। हाइफर क्या होता है, हाइफर का सीधा सा मतलब है एक यंग फीमेल काउ, ठीक है। आप सिंपली, काफ का मतलब होता है यंग काउ, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है काउ का उसे काफ कहते हैं, और हाइफर का मतलब है एक यंग फीमेल काउ, उसे हाइफर कहते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल होगा असम के थ्रू, उसको भी पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। इसके अलावा हिंदू, जैन, सिख या फिर कोई भी नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज है, वहां पर सेल ऑफ बीफ या फिर बीफ प्रोडक्ट्स, उसको पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। और फोर्थ इज कि कोई टेंपल, सात्रा या फिर कोई भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके 5 किलोमीटर की रेडियस में आप बीफ वगैरह नहीं बेच सकते हो। आई होप दिस मच इज क्लियर। पेनल्टी की बात करें तो 8 साल की जेल और 5 साल की फाइन की बात की जा रही है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर बिल के अंदर इंक्लूड किया गया है। नो, कोई भी ऐसा पर्सन जो इसको वायलेट करेगा उसको जो मतलब जो पनिशमेंट मिलेगी उसके अंदर यहाँ पर 3 साल की जेल और 8 साल या मतलब 3 साल से 8 साल की जेल, और जो फाइन है वो 3 लाख से 5 लाख तक का मतलब होगा। तो मैक्सिमम अगर देखिए तो 8 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख का फाइन हो सकता है, जैसा हमने पीछे देखा था। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक बार कन्विक्ट होता है तो उसको ये जेल दिया जाएगा, मतलब ये पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब 5 साल की जेल और 8 साल का और सॉरी 8 साल की जेल और 5 लाख का पनिशमेंट। बट अगर सेम पर्सन सेकंड टाइम फिर से सेम गलती के अंदर कन्विक्ट होता है तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट को डबल कर दिया जाएगा। ऐसे प्रोविजंस उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर लाइन इज क्लियर कि उसकी पनिशमेंट डबल हो सकती है। नाउ अपडेट ये है कि रिसेंटली इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है, आपको ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर बिल के अंदर जो काउ स्लॉटरिंग बिल है उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है जहां पर बोला गया है कि पुलिस को स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर अगर शक है कि उसने कैटल ट्रेड से इलीगल पैसा कमाया है तो उसके हाउस को आप सीज कर सकते हो और डायरेक्टली जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एक ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर वारंट लेना होगा और उसके बाद जाकर अगर पिछले 6 सालों के अंदर उस पर्सन ने कैटल ट्रेड से इलीगल पैसा अगर कमाया है तो उसके घर पे डायरेक्टली जाकर आप रेड कर सकते हो सिंपल वर्ड्स में और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो।
सेकंड ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को जब तक परमिशन दी गई थी कि कुछ एरियाज में वो परमिशन दे सकते हैं, मतलब काउ के स्लॉटरिंग के उस परमिशन को हटा लिया गया है, उस पूरे प्रोविजन को हटा दिया गया है। एंड थर्ड ये बोला गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मना कर दिया था, कैटल को ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, उस चीज को अलाउ कर दिया गया कि ट्रांसपोर्टेशन आपको अलाउड है। लेकिन पॉइंट इज कि कोई भी ऐसा एरिया जहां पे मतलब अगर कोई असम का कोई भी ऐसा एरिया है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहा है, तो उस एरिया में आप उस कैटल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आप असम से ले जाकर किसी और कंट्री में ले जाकर उसको मार डालो, ठीक है, काऊ को मार डालो, ऐसा अलाउड नहीं है। तो अगर हम असम का मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। देखिए असम, दिस एंटायर थिंग इज असम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो टॉप पे है भूटान, दिस इज द ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि असम डायरेक्टली टच करता है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश ये इंडिया का पार्ट है, मेघालय इंडिया का पार्ट है, त्रिपुरा इंडिया का पार्ट है, मिजोरम इंडिया का पार्ट है, मणिपुर इंडिया का पार्ट है, नागालैंड इंडिया का पार्ट है, और म्यांमार यानी कि बर्मा से ये डायरेक्टली टच नहीं करता है। आपको प्लीज ध्यान रखना है, म्यांमार के साथ असम की कोई भी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की डायरेक्ट बाउंड्री है म्यांमार के साथ, बट असम की कोई भी बाउंड्री नहीं है। असम जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली भूटान के साथ यहाँ पर बाउंड्री डायरेक्टली टच करता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। Okay, let's move on to the next topic that we have to talk about. It is about tokenization. Let's understand it. देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो टोकनाइजेशन लेकर आया है, जो डिजिटल पेमेंट्स को आगे प्रमोट करने में हेल्प मिलेगा और जो भी फ्रॉड्स होते हैं, डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, उसको रोकने में हेल्प करेगा। इसका सीधा सा मतलब है, टोकनाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि अपने सेंसिटिव डेटा को नॉन सेंसिटिव डेटा में कन्वर्ट कर दो, और जो नॉन सेंसिटिव डेटा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज टोकन, ठीक है। इसी टोकन को से एक वर्ड निकला है टोकनाइजेशन, और इसको हम शॉर्ट में समझेंगे, अभी समझते हैं। देखिए टोकनाइजेशन कैन बी एक्सेस्ड टू सिक्योर सेंसिटिव डेटा, जैसे हमने बात किया कोई भी सेंसिटिव डेटा है उसको सिक्योर करना है बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा जो भी होगा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद अनरिलेटेड वैल्यू ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। अगर अनरिलेटेड वैल्यू ऑफ द सेम लेंथ एंड फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए कार्ड नंबर है, जैसे सपोज आपके पास कोई वीजा का कार्ड है, ठीक है। आपको पता है कि वीजा का कार्ड होता है टोटल 16 नंबर्स का होता है। अब क्या होगा, जब आप 16 नंबर का एक कार्ड जो है, मतलब आपके पास जो 16 नंबर का कार्ड है वो आप कहीं पे डालते हैं, आपको जब भी पेमेंट करना होता है तो वो आप कार्ड डालते हैं, ठीक है। फिर वहां से आपको सीवीवी कोड डालना होता है, अपने जो ओटीपी आता है वो डालना होता है, फाइनली आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है। नाउ यहाँ पर जितने भी डेटा आप डालते हो वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर साइट पे स्टोर हो जाता है। इस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए एंड स्टोरेज को रोकने के लिए, और आपका डेटा वहां पर स्टोर ना हो, इस चीज को रोकने के लिए क्या होगा, 16 नंबर का ही एक दूसरा ऑल्टरनेटिव नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो ऑल्टरनेटिव नंबर जो है अब आप उस मर्चेंट के पास दोगे, मतलब जहां पर भी आपको पेमेंट करना है उस जगह पर आप उस मतलब टोकन नंबर को दोगे, और उस टोकन नंबर से आपका डायरेक्टली पैसा हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका जो डेटा सेव होगा वो टोकन नंबर सेव होगा, आपका जो ओरिजिनल डेटा है, जो आपका ओरिजिनल कार्ड नंबर है वो कहीं पर भी सेव नहीं होगा। आई होप शॉर्ट में आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। नाउ जो टोकन्स है उसको फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम में भेजा जाता है, और जो ओरिजिनल डेटा है वो कहीं पर भी स्टोर नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो ओरिजिनल डेटा है वो सिर्फ टोकन वॉल्ट के जो सिक्योर वॉल्ट है वहां पर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा किसी भी मर्चेंट के पास आपका कार्ड नंबर या फिर किसी भी टाइप का नंबर है वो नहीं जाता है ना। उसका मेन एम क्या है, पर्पस ये है कि जो आपका सेंसिटिव डेटा है उस पर, मान लीजिए आपके पास कार्ड है जो वीजा कार्ड है, उसका जो 16 नंबर का वो डेटा है ना, वो जो नंबर है वो नंबर आपका सेंसिटिव डेटा है, उस नंबर को आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको कहीं पर भी नहीं जाने देना है। जैसे कि कोई पेमेंट कार्ड का नंबर हो गया, फिर बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ये सब किसी थर्ड पर्सन के पास ना जाए, इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर टोकनाइजेशन लाया गया है। यहाँ पर जो नंबर होता है आपको ध्यान रखना है, ये एक रैंडम नंबर होता है, किसी भी तरीके का इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इससे कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। जो आपको मतलब जो आपको टोकन नंबर मिलता है ना, उससे कोई भी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, वो एक रैंडम नंबर होता है। देखिए ये इंक्रिप्शन से अलग होता है। इंक्रिप्शन का सीधा सा मतलब क्या है, इंक्रिप्शन का मतलब है कि जैसे कार्ड नंबर है, ठीक है, उसको इतनी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर दो कि कोई आप पे अटैक नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रिप्शन। मतलब उसको प्रोटेक्ट करने को कहते हैं इंक्रिप्शन, जहां पर एक मैथमेटिकल कोड लगाया जाता है और इस नंबर को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल पैटर्न है वो उसी पर्टिकुलर कोड के अंदर स्टोर होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज कि आपका कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 1 2 3 4 इज योर नंबर, ठीक है। अब अगर आपको इसको एनक्रिप्ट करना है तो क्या करेंगे, इस नंबर को चेंज कर देंगे। जैसे सपोज कि हर एक में आपने 2 प्लस कर दिया, मतलब आपको जो एक न्यू जो आपको एनक्रिप्टेड कोड मिला उसमें आपने हर एक को 2 प्लस कर दिया। जैसे कि 1 का 3 बन गया, 2 का जो है आपका 2 का यहाँ पर 4 बन गया, ठीक है, 3 का यहाँ पर 5 बन गया एंड 4 का यहाँ पर 6 बन गया। तो ओरिजिनल आपका नंबर है 1 2 3 4 और जो आपका एनक्रिप्टेड नंबर है दैट इज 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने क्या किया, एक मैथमेटिकल कोड यूज किया और आपके ओरिजिनल डेटा को यहाँ पर इसने चेंज कर दिया विद एनक्रिप्टेड नंबर। बट आप देख सकते हैं इसको जो इसका ओरिजिनल नंबर है अभी भी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इंक्लूडेड है। अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया कि इस जो आपका एनक्रिप्टेड नंबर है इसमें से हर एक में से अगर मैंने 2 2 माइनस किया तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। जैसे 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। सिमिलरली तो आपके जो ओरिजिनल डेटा है उसको फिर से वो ले सकता है, मतलब आपका फिर से डेटा वो रिकवर कर सकता है। ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं होता है, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि +2 कर दिया, बट जो एक्चुअली जो कोडिंग की जाती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, मतलब क्रैक करना बहुत आसान नहीं होता है, बट स्टिल वो क्रैक किया जा सकता है बिकॉज उसका जो ओरिजिनल पैटर्न है उस चीज के अंदर होता है। अब जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, टोकनाइजेशन का मतलब क्या है। टोकनाइजेशन का मतलब है जैसे 1 2 3 4, अगेन आपके पास एक कोई कार्ड नंबर है, इसका नंबर है 1 2 3 4 और इस चीज को चेंज करके आपका नंबर मान लीजिए कुछ कर दिया जाता है 9736, ठीक है। अब क्या होगा, 9736 किसी भी टाइप से कुछ भी रिलेटेड नहीं है 9736, ठीक है। अब क्या है,
जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर बस एक जगह पर कहीं लिखा होगा कि 9736 जो है इसका डायरेक्ट मतलब है 1234, ठीक है, और ये किसका कार्ड नंबर है वो नेम लिखा होगा, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी 9736 जाएंगे तो 9736 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कार्ड नंबर जो जाएगा 1234 का जाएगा, बट कहीं पर भी 1234 नंबर शो नहीं होगा, हर जगह पर वो 9736 ही शो होगा। आई होप आपको क्लियर है, और इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है जो कि आप इस पर्टिकुलर पैटर्न से इसको ब्रेक कर सके, बिकॉज इसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो जो ये एनक्रिप्शन किया जाता है इसे फॉर्मेट प्रिजर्विंग एनक्रिप्शन कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और इसको प्रिजर्व करने के बाद उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब कोडिंग की जाती है। लेकिन टोकनाइजेशन जो होता है यहाँ पर सेंसिटिव डेटा को रिमूव तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक अनडेसिफर्ड टोकन के साथ उसको रिमूव किया जाता है। मतलब यहाँ पर एक अनडेसिफर्ड है, मतलब इसको आप कभी डेसिफर कर ही नहीं सकते, बिकॉज इसका किसी भी तरीके का कोई भी इसका लेना देना है ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नाउ जो एनक्रिप्टेड नंबर है, जैसे हमने बात किया, वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास अप्रोप्रिएट किया जाए तो। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि हर एक में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास एक अप्रोप्रिएट किया गई, मतलब की आपका क्या है कि हर एक में से 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है, जो एनक्रिप्टेड नंबर है, वो आपका डिक्रिप्ट हो सकता है, लेकिन जो टोकन्स है वो रिवर्स नहीं हो सकते। एक बार अगर 9736 कहीं पर आपने दे दिया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि 9736 का एग्जैक्ट कार्ड नंबर क्या है, ओरिजिनल कार्ड नंबर क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, बिकॉज इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। देखिए टोकन जो है एक यूनिक होगा, हर एक कार्ड के लिए एक अलग टोकन होगा, हर एक टोकन रिक्वेस्टर के लिए एक अलग टोकन होगा, और हर एक डिवाइस के लिए एक अलग टोकन होगा। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक पेमेंट कार्ड है, ठीक है, इसका एक नंबर है 123444556677 और 8899, ठीक है। ये आपका जो भी डिटेल्स है इस पर्टिकुलर कार्ड की है। अब जब भी आप किसी ऑनलाइन मीडियम से आप मोबाइल के थ्रू, जैसे आपका कोई मोबाइल वैलेट है, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, इन सब के थ्रू आप कोई भी पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो आपका मर्चेंट है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास वीजा का कार्ड है, जहां पर जैसे आपके यहाँ पे वीजा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके वीजा का कार्ड है तो क्या होगा, जो वीजा है वो आपके फोन के अंदर एक टोकन भेजेगा, ठीक है। अब ये टोकन भेजेगा आपको अपने मोबाइल के अंदर, जब भी आपको पेमेंट करना है तो आपको ये वाला टोकन डालना है, आपको ये डिटेल कभी नहीं डालना है, ठीक है। 1234 मैं आपको समझ रहा हूँ कि टोकनाइजेशन का मतलब क्या है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। सेकंड डेटा, देखिए अब मान लीजिए आप कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है, किसी जैसे आपको स्मार्ट वॉच के थ्रू अगर आप कोई पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं या फिर किसी और चीज के थ्रू आप ऐसा करना चाहते हैं, तो वहां पर आपका जो वीजा कार्ड है, मतलब वीजा है, वो आपके फोन के ऊपर एक सेकंड टोकन भेजेगा, वहां पर आप सेकंड टोकन यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी पीओएस मशीन के ऊपर या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को आपको डायरेक्टली पैसा पेमेंट करना है, वहां पर आपका जो ये है, आपको जो वीजा होल्डर है, ये आपको थर्ड टोकन भेजेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक कार्ड के लिए एक अलग टोकन होता है, हर एक टोकन रिक्वेस्टर के लिए, जो ये मर्चेंट है उसके लिए अलग टोकन होता है, और हर एक डिवाइस के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर अलग टोकन होता है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक टोकन जो यहाँ पर यूज हो रहा है, सेम टोकन यहाँ पे यूज हो रहा है और सेम टोकन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आपकी मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई पर्सन आपको अगर ट्रैक करना स्टार्ट कर दे तो मालूम चल रहा है कि सेम टोकन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या है, किसी भी टाइप का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है कि ये पूरी तरीके से मतलब इनक्रिप्टेड है, मतलब ऐसा इनक्रिप्टेड है जहां पर से कोई भी मैथमेटिकल कोई भी कोड नहीं है, जिसके कारण इसको कभी भी क्रैक नहीं किया जा सकता। ना अर्लियर जब भी हमको पेमेंट करते थे, जैसे कोई कार्ड से, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके थ्रू कभी भी कोई पेमेंट करते थे, मान लीजिए हम कोई पीओएस मशीन के थ्रू पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता था, हम उस पर्टिकुलर पर्सन को अपना कार्ड देते थे, ठीक है। जैसे कोई अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर हमने पेमेंट किया, तो पहले क्या होता था, हमें अपना कार्ड नंबर देना होता था। तो वो जो कार्ड नंबर हम देते हैं ना, वो सारा का सारा कार्ड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर साइट पे स्टोर हो जाता है। आप जाके देख सकते हैं, जब भी आप अमेजॉन पे जाकर वहां पर अपना पेमेंट करना कोई कोशिश करेंगे तो आपका कार्ड नंबर वहां पे ऑलरेडी स्टोर होगा। इसका मतलब क्या, देखिए हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत इजीली अच्छा हो गया, बिकॉज हमारे कार्ड नंबर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो हमें दोबारा डालना नहीं पड़ रहा है। बट द पॉइंट इज कि डेटा चोरी भी तो हो सकता है ना, मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल हु नोज, राइट, उस तरीके से। बट नाउ अगर टोकनाइजेशन की बात करें तो आरबीआई ने ये बोला है, एक बार जब अपने कार्ड डिटेल्स दे देंगे उस पर्टिकुलर मर्चेंट की वेबसाइट पे, तो ये मर्चेंट का वेबसाइट जो जैसे वीजा है, मास्टर कार्ड, ये सब क्या है, वो बदले में हमें एक टोकन देगा, ठीक है, जैसे हमने बात की, बदले में एक टोकन देगा, और ये टोकन जो है तब हम उस मर्चेंट की वेबसाइट पे डालेंगे, यानी कि ये टोकन हम जाकर अमेजॉन के ऊपर डालेंगे, ठीक है। ओके, इसका एक हम इसको प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज ये मर्चेंट है, इसको अमेजॉन मान लेते हैं, ठीक है। अब अमेजॉन पे जब आपने कोई पेमेंट करने गए तो वहां पर आपने ये चीज डाला, ठीक है, मतलब आपने पेमेंट के लिए यस किया कि हाँ मुझे पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट के लिए यस करेंगे तो आपको एक वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा कि डू यू वांट टू गो फॉर टोकनाइजेशन और नॉट, तो आपको वहां पर यस करना है, ठीक है, कि यस आई वांट टू गो फॉर टोकनाइजेशन। जब आप टोकनाइजेशन के लिए जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट कर देगा आपके कार्ड होल्डर से। जैसे आपने मान लो डाला कि आप वीजा के हो, ठीक है, आपसे पूछेगा कि किस पर्टिकुलर आप कौन से कार्ड को सर्विस को यूज करते हैं, जैसे आपने डाला वीजा, तो आपके वीजा को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अब वीजा जो है
है वो वीजा क्या करेगा, उसका ऑब्वियसली आपका फोन नंबर उसके साथ वो है रजिस्टर्ड है, तो क्या करेगा वो आपके रजिस्टर्ड के ऊपर आपको एक टोकन देगा, ठीक है, आपको एक टोकन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो टोकन है, ठीक है, ये टोकन जो आपको मिल गया, ये टोकन आपको क्या करना है, मतलब आपके फोन पे प्रोवाइड होगा ऑब्वियसली ओटीपी के साथ और सीवीवी के साथ आपको यहाँ पर टोकन मिलेगा। जो आप टोकन मिलेगा तो इस अमेजोन पे आपको क्या करना है, आप टोकन अपना डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अमेजोन पे आपको अपना कार्ड डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपना आप सिंपली टोकन डाल दोगे, जो भी टोकन आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर 16 नंबर का, ठीक है, 16 नंबर का आपको टोकन मिलेगा और फाइनली आप अपना पेमेंट कर दोगे उस टोकन के थ्रू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आपको कार्ड का कहीं पर भी कोई भी यूसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। आपके सारे जो डिटेल्स थे कार्ड की वो पूरी तरीके से सेफ है, वो पूरी तरीके से अभी भी वहीं पे रखे हुए हैं जहां पर थे, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड केस यहाँ पर नहीं हो सकता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, सो लास्ट में हम देखते हैं जो कार्ड इशूअर्स होते हैं, जैसे कोई बैंक्स हैं, कोई कार्ड नेटवर्क जैसे मास्टर कार्ड है, वीजा है, ये सब के सब टोकनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इन सबको टोकन सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर कि टोकन सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, कोई भी बैंक जैसे कोई कार्ड इशूअर है, आपको ध्यान रखना आरबीआई इज नॉट अ टोकन सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वो कार्ड इशू नहीं करता है, आरबीआई कभी भी कार्ड इशू नहीं करता है आपको। एसबीआई, एचडीएफसी, जिस भी बैंक के आप जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है वहां से आपका कार्ड इशू होगा, वो आपका टोकन सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड, जो भी कार्ड नेटवर्क है जैसे मास्टर कार्ड, वीजा है, वो आपका टोकन सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है, बट आरबीआई कभी नहीं कर सकता। टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड डेटा शैल बी डन विद एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट। अगेन यहाँ पर आपकी परमिशन के बिना टोकनाइजेशन भी नहीं किया जाएगा, अगर आप चाहेंगे तभी आपका टोकनाइजेशन किया जाएगा, नहीं तो आपका टोकनाइजेशन नहीं किया जाएगा। और आरबीआई ने इस पर्टिकुलर टोकनाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब हर एक जगह पे इंप्लीमेंट करने को बोला जा रहा है, इसको एक्सटेंड कर दिया है रिसेंटली और 30 जून 2022 का डेट अभी डिसाइड किया गया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो सारे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आज के न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने प्रॉपर्ली कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जो हमने आज रिवाइज किया है, जो हमने आज डिस्कस किया है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसके जो आंसर्स हैं हम कल की वीडियो क्लास में वो कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ अ पर्सन रिकन्वर्ट्स इन हिज प्रीवियस रिलीजन दैट वोंट बी कॉल्ड एज कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू कर्नाटका का जो एक्ट आया है रिसेंटली। Second, a person cannot apply for bail if he has been arrested in a non-bailable crime. Third, metal tax once placed in a olive ridley turtle cannot be removed again. Fourth is under Shakti Act, all cases will have to be resolved within 2 months' time. Next is a certificate is necessary to slaughter cattle in Assam. And next is Assam जो है वो टच करता है the Myanmar and Bhutan international boundary. And final question is RBI is the token service provider in India. ठीक है, these are the questions जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। The first question was that the World Bank is the only financial institution जो कि तालिबान को अभी फंडिंग दे रहा है। जी नहीं, कल स्टेटमेंट है, कोई भी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को फंडिंग नहीं दे रहा है, पूरी तरीके से तालिबान के सारे फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट इज कि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली टच करता है लाओस को। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में प्रॉपर्ली बात की थी। नेक्स्ट इज AERV जो है वो 100% इंडिजीनियस है। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है, हमने कल देखा था 90% इंडिजीनियस है, 10% हमने बाहर से सामान अभी भी लिया है। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है इट विल बी अमेंडेड, और ताकि जो मैरिजेज वुमेन्स की जो चेंज की गई है उसके अंदर भी चेंजेस आ सके। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हमने मैरिज एज अभी चेंज किया है उसके तहत अभी बहुत सारे और भी एक्ट्स है जिसको अमेंड करने की जरूरत है। उसके अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, उसको भी अमेंड किया गया है। एंड फाइनल क्वेश्चन वाज दैट अकॉर्डिंग टू एंटी चाइल्ड लेबर लॉ एक 14 साल का पर्सन जो है दैट इज अडोलसेंट। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। एक 18 साल का पर्सन जो होता है ही इज अडोलसेंट, 14 साल का पर्सन इज नॉट अडोलसेंट। आई होप सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किया आपको सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।